नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस हिस्ट्री पॉइंट 11। आज भाग 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्राचीन काल के प्रमुख अभिलेख है उन अभिलेखों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है कि गुजरात में है और गिरनार गुजरात में, ये सौराष्ट्र का इलाका कहलाता है। देखिए, इस अभिलेख के बारे में हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से 3 शासकों का वर्णन मिलता है इन अभिलेख पर। और मुख्य से 3 शासक कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे रुद्रदामन, दूसरा स्कंदगुप्त और तीसरा अशोक। इन तीनों के बारे में इसमें लिखा गया है और मुख्य रूप से ये अभिलेख है वो सुदर्शन झील के किनारे पर अभिलेख लिखा गया है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इन दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं अगले भाग में। इसमें देखेंगे कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में यह बताया गया है कि ये मुख्य रूप से तिथि युक्त लेख है, जो कि 72 शक संवत में ये लिखा गया लेख है। और मुख्य रूप से इसकी खोज की है वो खोज करता है जेम्स प्रिंसेप ने, और कब की है? 1838 में मुख्य रूप से ये बताया गया है। और जो इसकी शैली बताई गई है वो गद्य और पद्य में दोनों को मिलाकर के जो शैली बनती है वो चंपू शैली कहलाती है। और मुख्य रूप से भाषा है इसकी वो संस्कृत बताई गई है। इसमें सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा किया गया था। यानी सुदर्शन झील के बारे में वर्णन मुख्य रूप से मिलता है और निर्माणकर्ता का नाम बताया गया है। शासक रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाख ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया। इस पे ये लिखा गया है कि पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो हम जानेंगे कि सुविशाख। इसके बाद में देखेंगे जो अशोक के समय जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे वो तुसाश्य, जो कि एक यूनानी था, और उसने इस झील की मरम्मत करवाई थी। देखिए, दो इस पर आगे रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें रुद्रदामन और अशोक इन दोनों का वर्णन मिलता है। अब हम अगले में देखते हैं जो कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख आता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया है? मुख्य रूप से जो 136 गुप्त संवत में ये लिखा गया लेख है, और यही है मुख्य रूप से। इसमें क्या है कि सुदर्शन झील का टूटना बताया गया है इस समय मुख्य रूप से, और ये बताया गया है कि 137 गुप्त संवत में पुनः निर्माण स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपणित द्वारा कराया गया था। यानी इस 136 ईस्वी में लगभग ये टूट गई थी और वापस उन्हें पुनः निर्माण के लिए बताया गया है। और फिर हम चलते हैं आगे की कड़ी में, तो 138 गुप्त संवत में विष्णु ध्वज द्वारा विष्णु मंदिर की बनवाया था। इसमें यह भी एक उल्लेख मिलता है, विष्णु ध्वज द्वारा विष्णु मंदिर का बनाने का उल्लेख दिखाया गया। उसके बाद में तीसरा अभिलेख है, उस अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख आता है एरन अभिलेख। देखिए, एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है और जो कि समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। समुद्रगुप्त की जो हम देखते हैं खुद का जो मतलब पर्सनल एक बताने की कोशिश कर रहा है ये अभिलेख। इसमें क्या बताया गया है? जो रानी दत्त देवी है उस दत्त देवी का उल्लेख इसमें मिलता है। और इसके अलावा एरेनस को समुद्रगुप्त का भोगनगर बताया गया है, भोगनगर बताया गया है। समुद्रगुप्त की दानशीलता का उल्लेख मिलता है, दानशीलता का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्तित्व मामलों की सूचना देने वाला अभिलेख कहलाता है ना? किसका? समुद्रगुप्त की, जो कि समुद्रगुप्त की व्यक्तिगत मामलों की सूचना देता है, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो शैली के बारे में देखते हैं तो कौन सी शैली में है? ये विदर्भी शैली में है। विदर्भी शैली जो मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में देखा गया है इसको, तो ये हम देखते हैं एरन अभिलेख में। उसके बाद में आगे के अभिलेख के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख है ये जो उड़ीसा में है, और मुख्य रूप से इसकी जो भाषा और लिपि के बारे में बताया गया, तो भाषा इसकी प्राकृत है, भाषा प्राकृत है, और लिपि है जो ब्राह्मी लिपि है। हाथी गुफा अभिलेख की जो उड़ीसा में पाया गया है। अब देखिए, इस अभिलेख के बारे में जो कुछ विशेषताएं हमने
देखिए वो है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये जो लेख है वो कलिंग राजा खारवेल जो कि चेदी वंश का शासक था, उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो खारवेल राजा के बारे में हाथी गुफा अभिलेख में लिखा गया है। उसके बाद में सर्वप्रथम नहर निर्माण का जो साक्ष्य मिला है वो इसी अभिलेख के द्वारा मिला गया है, जो कि तनसूलिय नहर का एक निर्माण किया गया है और महापद्मनंदन जो कि नंद वंश का शासक था उसके द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया था। ये भी हाथी गुफा अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अशोक ने नंदराज को पराजित किया था। अशोक ने नंदराज को पराजित किया था और सर्वप्रथम भारत वर्ष शब्द का उल्लेख भी यही हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम कई बार आता है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पद्मनंदन था, महापद्मनंदन, वे खारवेल, उन दोनों की जिनकी मूर्ति से संबंधित जो जैन धर्म है उसको धर्मावलंबी बताया गया है इन दोनों को इस अभिलेख में। इसके बाद में ये कहा गया है कि जो प्रथम सदी का जो अभिलेख है ये प्रथम सदी का अभिलेख माना गया है। 1825 में बिशप ए स्टर्लिंग के द्वारा दुनिया के सामने इस अभिलेख को रखा गया था। कौन से अभिलेख को? हाथी गुफा अभिलेख को। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो मेंशन की गई। इसके अलावा जो कि बाहर से कोई चीज है तो वो इसमें नहीं है। मतलब बाहर से मतलब एग्जाम के बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम के अंदर जो भी चीज है वही एग्जाम में जो भी चीज आएगी वो हमने बिल्कुल कलेक्ट किया है इसको। इसके बाद या मतलब इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता और है भी कुछ नहीं, कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। जो जानकारी है मैंने वो मेंशन कर दी है इसमें, देखिए। उसके बाद में हम अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख पढ़ते हैं। स्तंभ लेख के बारे में जानकारी पाते हैं तो बेसनगर है वो विदिशा एमपी में है और ये जो लेख है वो 2री सदी का बताया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि जो ये लेख है इस पर लेखन कार्य तक्षशिला के शासक यवनराज एंटियालोडिस का राजदूत हेलियोडोरस ने करवाया था। इसका लेखन का जो कार्य है, इसी कारण विष्णु की भक्ति से प्रेरित होकर, यानी विष्णु की भक्ति से प्रेरित होकर के इसने इस लेख को अवतीर्ण करवाया था। इसके बारे में इसमें लिखते हैं जॉन कनिंगम के द्वारा 1877 में इसको उद्घाटित किया था। मतलब लोगों के सामने इसको रखा था जॉन कनिंगम के द्वारा, इसकी खोज मान सकते हैं ये। इसके बाद में हम जो देखते हैं पूना ताम्र लेख के बाद, पूना ताम्रपत्र लेख के बारे में। ये जो पूना ताम्रपत्र है वो प्रभावती गुप्ता का है और जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री बताई गई है। और मुख्य रूप से इस पूना ताम्रपत्र में क्या क्या जानकारी मिलती है हमें? भूमिदान का उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है और गुप्तों को धारण गोत्र में बताया गया है। गुप्तों को धारण गोत्र किस अभिलेख में बताया गया है? जो कि पूना ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्तों को धारण गोत्र का बताया गया है। ये जानकारी हमें पूना ताम्रपत्र के माध्यम से मिलती है। उसके बाद में हम आगे की कड़ी में देखते हैं तो ये प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद यूपी में है। भाषा इसकी संस्कृत है, रचयिता हरिसेन है, लेखक तिलभट्टक है। भाषा संस्कृत है, रचयिता हरिसेन है, लेखक तिलभट्टक है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें समुद्रगुप्त की जो सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की प्रशंसा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस लेख में हमें हरिसेन और हरिसेन के जो पिता है धूभूति, उसका भी नाम मिलता है, इसमें उसका उल्लेख मिलता है। और मुख्य रूप से जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें 33 पंक्तियां हैं इसमें लिखी हुई और एक नाम आता है तिलभट्टक का भी नाम उल्लेखित किया गया है इसमें, यानी जो लेखक था उसने खुद का अपना नाम लेखन कार्य में किया गया है। अब देखिए उसके बाद में आता है मेहरौली का लोह स्तंभ लेख, मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख। ये क्या है? देखिए मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख मुख्य रूप से दिल्ली में है। जंग रहित स्तंभ लेख है, कभी जंग नहीं लगती है इसमें। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो धातु निर्माण की जो उत्कृष्टता थी उस समय कितनी मजबूत थी, कितनी अच्छी थी, इसके बारे में ये
देखते हैं और ये देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और उपलब्धियों में क्या लिखा गया है कि इस शासक का जो मुख है वो चंद्र के समान बताया गया है। कौन से राजा का चंद्र के समान मुख बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और किस अभिलेख में? मेहरौली लोहे स्तंभ अभिलेख में, जिसमें और भी बताया गया है जो कि पश्चिम, पूरब और दक्षिण इसकी विजयों की जो सफलता थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो जानकारी हमें मिलती है। और मुख्य रूप से इसने क्या कहा, एस.आर. गोयल ने इसे समुद्रगुप्त का अभिलेख मान लिया है। समुद्रगुप्त का अभिलेख भी माना है। किसने? एस.आर. गोयल ने। इसके बाद में हम देखते हैं जो भीतरी स्तंभलेख है। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर यूपी में आता है और इसमें इस लेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? श्रीगुप्त के बारे में मिलती है। श्रीगुप्त से लेकर और स्कंदगुप्त तक, जो कि गुप्त साम्राज्य में ये देखिए, श्रीगुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। और एक बीच में श्री रामगुप्त नाम आता है, उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। क्रम से लिखा गया है लेकिन रामगुप्त का नाम नहीं मिलता है और गुप्तों की वंशावली कही गई है। हूणों की जो स्कंदगुप्त द्वारा पराजित होने का परिणाम भी मिलता है। हूणों को समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था, ये बात भीतरी स्तंभलेख में मिलती है। लंबे समय से बंद अश्वमेध यज्ञों को पुनः वापस शुरू करने का भी इसमें उल्लेख मिलता है, जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा कराए गए थे। इसके बाद में और ये जानकारी मिलती है कि जो स्कंदगुप्त था वो उनके द्वारा जो पुष्यमित्र, जो विदेशी जाति को पराजित कर धन लक्ष्मी को अपनी माता के चरणों में अनुप्रेरित करने के लिए, मतलब जो भी धन लूट के लाए थे वो अपनी माता के चरणों में रख दिया था। ऐसी कुछ सूचनाएं हमें इस अभिलेख के माध्यम से मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं ऐहोल का। देखिए उदयगिरी के बारे में देखते हैं। उदयगिरी सेव गुहा लेख, ये कहाँ? ये यूपी में है। एमपी में है। उदयगिरी एमपी में है। सेव अनुयायी सावरवीर, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था और जिसने शंभु शिव की पूजा अर्चना करने का हेतु गुफा में ये लेख लिखा गया है। तो इसका मतलब है गुहा लेख कह सकते हैं इसको, है ना, इसलिए इसको गुहा लेख बोला गया। गुहा का मतलब गुफा के अंदर लिखा गया लेख है उदयगिरी का। किसका है? ये सेनापति सावरवीर, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसका नाम याद रह सकता है। उसके बाद में आता है ऐहोल प्रशस्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कर्नाटक में है। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के विजयों के उल्लेख करता है ऐहोल प्रशस्ति। और मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था वो हर्षवर्धन को हराकर अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी इस अभिलेख में हमें मिलती है। और हम देखते हैं तो जो कि महाभारत काल के युद्धों की भी जानकारी इस ऐहोल अभिलेख में मिलती है, जो प्रशस्ति है। उसके बाद में हम आता है मथुरा स्तंभलेख। मथुरा स्तंभलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का प्रथम अभिलेख, जो कि 5वें वर्ष में लिखवाया गया था। ये जानकारी हम मथुरा अभिलेख में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का जो है और उसके जो प्रथम ये अभिलेख माना गया, जो कि 5वें वर्ष में लिखा गया था। और पहली बार गुप्त संवत का उल्लेख इसमें मिलता है। और कौन सा गुप्त? 161 गुप्त संवत का मिलता है। उसका आधार उद्दिताचार्य की जानकारी मिलती है। उद्दिताचार्य महत्वपूर्ण जो व्यक्ति माने जाते थे, उनके बारे में इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं मंदसौर प्रशस्ति। देखिए मंदसौर प्रशस्ति जो कि मालवा में है और मालवा मंदसौर में है। और रचयिता वस्तुबटी है इसके रचयिता मंदसौर प्रशस्ति के। और कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कुमारगुप्त द्वितीय के समय की इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन कुमारगुप्त फर्स्ट के समय की जानकारी भी मिलती है। इसमें है गुप्त सेकंड का, मतलब कुमारगुप्त सेकंड के समय का लिखा गया, लेकिन प्रथम की जानकारी मिलती है, मतलब कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी इसमें मिलती है। और रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख बताया गया है इसमें। और जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कुमारगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। इसका मंदिर का बनाने का काम तो रेशम बुनकरों के द्वारा किया गया था, लेकिन जो वापस उसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वो कुमारगुप्त द्वितीय के समय करवाया था, जो कि समय बताता है 472 ईसा पूर्व। ये बात हमने देखी थी। तो कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, गुहा अभिलेख है,
प्रशस्तियां हैं, ये चीजें हैं, इसके बारे में हमें देखने की कोशिश की है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ जो बचे अभिलेख हैं, उनमें जो अशोक के अभिलेख आते हैं, अशोक के जो अभिलेखों से पहले के अभिलेख कौन कौन से आते हैं पढ़ते हैं उनके में। तो महत्वपूर्ण रूप से आता है सहोगरा का अभिलेख आता है, जो कि ताम्रपत्र है, वो गोरखपुर यूपी में मिला है। और एक बड़ली का अभिलेख है, वह अजमेर में है। बड़ली का अभिलेख कई बार क्वेश्चन में आता है और एग्जाम पैटर्न से इम्पोर्टेंट है। बोगरा का अभिलेख है, ये महास्थान जो बांग्लादेश में है वहां पर है, मिला है। पिपरवा कलश लेक आता है, जो कि बस्ती यूपी में है। इसके बारे में तो पिपरवा के बारे में क्या कहा गया कि जो ये अभिलेख है वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया लेके। इसके बाद में एक और कुछ मिलता है जो अत्रे मरूर अभिलेख, ये पराकांत फर्स्ट का है, जो कि चोल शासक था, यानी स्थानीय उसके स्वशासन की जानकारी इसमें मिलती है। पराकांत प्रथम का समय का एक अभिलेख है उत्तरे मरूर अभिलेख, जिसमें चोल शासकों के बारे में बताया गया है और चोल शासकों के समय जो स्थानीय स्वशासन की जानकारी थी उसके बारे में बताया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम तीसरे भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसे सब्सक्राइब और लाइक करें।